हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। हमने एसएससी जीडी के लिए सीरीज चालू किया है जिसमें मैं बेसिकली कर क्या रहा हूं कि एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है उसमें से 25 क्वेश्चन के सेट में से 8-10 अच्छे क्वेश्चन छाट के लाता हूं और वो आपको यहाँ पे सॉल्व करता हूं। इससे फायदा आपको क्या होगा कि आप अगर जो मॉक लगा रहे हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो आपके नहीं बने हैं आप हमारा वीडियो खोल के देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मैं मैथ में एकदम प्योर बेसिक कंसेप्ट यूज करता हूं। मैंने सारा एग्जाम एसएससी का इसी से क्लियर किया है। सीजीएल 21 में मैथ के पेपर में मेरे 200 में 190 है। तो मुझे लगता है कि अब जिस ढंग से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उस ढंग से आपको बेसिक की ओर लौटना चाहिए। अगर जो आप ट्रिक का यूज करेंगे तो ट्रिक क्या है, लिमिटेड टाइप में यूज होता है। कुछ अगर टाइप बदल के क्वेश्चन आ गया तो आप सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप बेसिक से समझिए, कंसेप्ट समझिए। आपको बेसिक में क्या है कि जो एक कंसेप्ट आपने सीख लिया है वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो आप ट्रिक के पीछे ना भागे, आप बेसिक से सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम 16 नवंबर 2021 जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 3 इसमें से मैं क्वेश्चन अच्छे चुन के लाया हूं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 सेकंड के लिए रुक आता है। आप एक बार पॉज करके पढ़ें और खुद से बनाने का कोशिश करें, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक दक्ष है और सी बी से 50% कम दक्ष है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक। और बोल क्या रहा है कि ए बी से 20% अधिक दक्ष है। ए बी सी इसका इफिशियंसी मतलब दक्षता अगर जो देखा जाए तो बोल रहा है ए बी से 20% अधिक दक्ष है और सी बी से 50% कम दक्ष है। तो अगर जो हम यहाँ पे बी का मान लेंगे तो उससे ए रिलेटेड है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है तो उससे ए भी आ जाएगा और सी बी से 50% कम दक्ष है। तो ऐसा मानेंगे कि बी भी मतलब सी जो है भी निकल जाए बी की तुलना में। तो अगर बी को आप यहाँ 10 मान लेते हैं, बी का इफिशियंसी आप 10 यूनिट मान लेते हैं, ठीक। तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए बी से 20% अधिक दक्ष है तो ए 12 यूनिट काम करता है, इससे 20% अधिक दक्ष है, इसका इफिशियंसी 20% ज्यादा है। और सी क्या बोल रहा है, सी बी से 50% कम दक्ष है। तो 50% कम दक्ष है मतलब इसका आधा दक्ष है, तो आधा इफिशियंसी इसका 5 हो गया सी का इफिशियंसी। अब आपको देखिए क्वेश्चन में एक लाइन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी मिलकर 10 दिनों में कर रहे हैं। तो अगर ए की इफिशियंसी 12 है, बी की इफिशियंसी 10 है, सी की इफिशियंसी 5 है, तो तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों का एक दिन का कितना काम होगा, 12 + 10 + 5, 12 10 22 5 27 यूनिट, 27 यूनिट। और ये बोल रहे हैं कि 10 दिन में एक काम को कर लेते हैं तो टोटल काम कितना है, 270 यूनिट हो गया। मतलब जो भी निश्चित काम था ये 270 यूनिट का काम था। इतना तक तो समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब बी की इफिशियंसी 10 यूनिट पता है, एक दिन में ये 10 यूनिट करता है। टोटल काम आपको पता लग गया कि 270 यूनिट है। तो आप 270 को 10 से भागा दे देंगे तो सीधा सीधा नंबर ऑफ डेज नहीं आएगा कि बी 27 दिन में कार्य कर सकता है। आंसर टाइम एंड वर्क को हमेशा आप इफिशियंसी और डेज में बनाए, इस मेथड से बनाए, ज्यादा बढ़िया रहता है। आगे बढ़िए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यदि 6225 रुपए की धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है, तो पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ठीक। बोल किस अमाउंट को बांट रहा है, 6225 रुपए को 3 अमाउंट में बांट रहा है। आप मान लीजिए ये 3 अमाउंट ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले, पी क्यू आर कुछ भी मान ले, 3 अमाउंट ए बी सी है। आपको क्या दे रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है तीनों अमाउंट में। बोल रहा है कि पहले भाग का 4 गुना
पहले भाग का 4 गुना, मतलब ए का 4 गुना जो है दूसरे भाग के 5 गुना, मतलब बी के 5 गुने के बराबर और तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है। मतलब 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 7c। बेसिकली ये रेशियो का क्वेश्चन है। आप ए बी सी का रेशियो किसी ढंग से ले आएंगे कि ए बी सी का रेशियो क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन इजिली बन जाएगा और बस यही रेशियो निकालना है आपको। ठीक, अब रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4a बराबर 5b बराबर 7c दिया हुआ है, ये तीनों बराबर है। तो आप एक काम करिए इसमें कि इतना के बराबर k मान लीजिए। ठीक, अगर आपने k मान लिया तो a कितना हो गया, k बटा 4, b कितना हो गया, k बटा 5 और c कितना हो गया, k बटा 7। k x कुछ भी कांस्टेंट मान सकते थे। अब यहां से हम a रेशियो b रेशियो c ले तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 4 रेशियो 1 बटा 5 रेशियो 1 बटा 7। k तीनों में रहेगा तो k कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा 4 1 बटा 5 1 बटा 7। अब इस टाइप का रेशियो है, तीन टर्म जब आता है तो इसका रेशियो निकालने का सिंपल तरीका है कि आप ये दोनों का गुना करें 5 सते 35 और इसमें लिख दें पहला रेशियो में। पहला रेशियो जो निकालना है तो इसको छोड़ के ये दोनों को गुना करके इसका 35 रेशियो कर दें। फिर दूसरा रेशियो लिखना है तो ये दोनों को गुना करें, 7 चौके 28। तीसरा रेशियो लेना है तो 4 पचे 20, ये तीनों को गुना करें, ये दोनों को गुना करें, तीसरा रेशियो में इसको गुना करें। तो ये रेशियो आपको आ गया 35 अनुपात 28 अनुपात 20। अब ये देख लीजिए कट सकता है कि नहीं, अब किसी से नहीं कटेगा। तो ये रेशियो हो गया ए बी सी इक्वल टू 35 अनुपात 28 अनुपात 20। अब समझिए कि ये आया कहां से, हमने ये क्या डायरेक्ट ऐसे 5 अनुपात 7 कर दिया, नहीं। ये देखिए इसका तरीका क्या है, आप एक बार समझ लीजिए कि हमने क्यों किया है, आपको आसानी होगी। बेसिकली होता क्या है कि रेशियो में ये नीचे बटा में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि तीनों का गुणनफल लेके 4 गुना 5 गुना 7 को लेके ये तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब जब हम गुना करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म लेते हैं 4 गुना 5 गुना 7 और बटा 4, तो ये 4 से 4 कट जाता है, बचता क्या है 7 पचे 35, मतलब ये गुना ये। सेम तीनों टर्म में इसी ढंग से। तो हमने ये स्टेप यहां पे न करके टाइम बचाने के चक्कर में डायरेक्ट 5 सते 35 लीजिए, 4 सते 28 लीजिए और 5 चौके 20 लीजिए, ये रेशियो आ गया। अब ये रेशियो आ गया तो पूछ क्या रहा है कि पहले और दूसरे भाग के बीच में अंतर। पहला भाग 35 दूसरा भाग 28, डिफरेंस कितना का है 7 का। ठीक, डिफरेंस दोनों में 7 का डिफरेंस है। ठीक, 35 और 28 में 7 का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे कि 35 प्लस 28 प्लस 20, मतलब 30 20 50 5 55 55 20 75 75 8 83 इक्वल टू 6225। तो इसलिए डिफरेंस 7 का है, 7 इक्वल टू। ठीक, अब 83 से इसका लगाइए, 88 64 8 मरतबे नहीं लगा, 7 मरतबे, 3 सते 21 और 8 सते 56 2 58 581 होगा। तो 1 और 12 में से 8 गया 415, मतलब 7 मरतबे लगेगा। और फिर 83 से 5 75 गुना 7 5 सते 35 और 7 सते 49 और 3 52, 525 इसका आंसर आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है ये सब चीज तो एक बार फिर से वीडियो को रिटर्न देखें, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको जरूर समझ में आएगा। आप ये रेशियो निकालने का तरीका आप यहां से समझे, फिर से वीडियो रिपीट करें और आप अच्छे से देखें। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। – 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। पहले ही खेले गए 120 मैचों में से सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता दर कितनी होनी चाहिए। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का 2021 में 225 मैच है और 225 मैच में से ये 80% जीतना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि ये जीतना कितना चाह रहा है। 225 का 4/5 80% का फ्रैक्शन
4/5, या फिर सीधा सीधा आपको फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है तो 225 गुना का 80% निकालिए, ये काट के वही आता है 4/5। तो बात बराबर ही, आप एक स्टेप कम कर ले। फ्रैक्शन सीखे आप परसेंटेज में, मैंने परसेंटेज के वीडियो में बता रखा है। 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 45 चौका 180। मतलब ये बंदा, वो जो टीम है 225 मैचों में 180 मैच, 80% जीतना चाहता है, मतलब 180 मैच वो जीतना चाहता है। बोल क्या रहा है कि 120 मैचों में सफलता दर 70% है। 120 में से उसकी हो चुकी है जिसमें सफलता दर 70% है, तो आप सफल मतलब कितना मैच वो जीत चुका है, तो 120 का 70%, 120 का 70% निकाल लीजिए आप, 84। उसको 180 मैच जीतनी थी, उसने 84 मैच जीत रखी है। तो बोल क्या रहा है कि शेष मैचों में सफलता दर कितनी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। तो शेष मैच कितना बचा इसका, एक 225 में 1 से 120 खेल लिए इसने, तो मैच बचा 105, ठीक। और मैच बचा 105 और इसको और कितना मैच जीतना है, तो 180 में से 84 घटाएंगे तो 96, 105 में से 96 मैच अभी इसको जीतने हैं ये 80% अचीव करने के लिए। तो सीधा सीधा आप निकाल दीजिए 96 105 का कितना परसेंट है, 20, 21, 7 से कटता है, 7 से नहीं कटता है, 3 7 21, 3 3 9 32। अब क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, 640/7 आंसर। अब जो भी पॉइंट में दे रहा है, दशमलव में दे रहा है, पूर्णांक में दे रहा है, आप इससे निकाल लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन, पांच संख्याएं हैं, पहली 4 संख्या का औसत पांचवी संख्या का 5/6 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो पांचवी संख्या कौन सी है। हमको क्या निकालना है 4 नंबर क्वेश्चन में, पांचवी संख्या निकालनी है। पांचवी संख्या निकालनी है। मान लीजिए संख्या जो है A B C D E, ये 5 संख्या है। तो इसमें 2 रिलेशनशिप दिया हुआ है। पहला क्या बोल रहा है कि पहली 4 संख्या का औसत पांचवी संख्या का 5/6 है, और यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, इसका मतलब क्या दे रहा है, A + B + C + D + E बटा 5 = 26। सभी 5 संख्याओं का औसत 26 दे दिया, मतलब आपको क्या दे रहा है कि ये डायरेक्ट A B + C + D का E का योग ना देके ये औसत दे दिया कि आपको एक स्टेप बढ़ जाए। A + B + C + D + E निकल गया, 26 × 130 हमारे पास आ गया कि A + B + C + D + E = 130 है। अब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, मतलब A + B + C + D बटा 4, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 5/6 है। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा कि A + B + C + D और E का रेशियो आ जाएगा। और जब ये रेशियो आ जाएगा तो यहाँ पे जब एडिशन दिया हुआ है तो इससे E का मान निकल जाएगा। अब देखिए रेशियो क्या आ रहा है, ये 2 3, मतलब A + B + C + D और E को इधर लाते हैं तो 2 इधर जाएगा, 5 दूना 10 बल्कि। अब A + B + C + D और E का रेशियो 10/3 आ गया है, तो इससे E का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल योग 130 है और 10 + 3 13 = 130, 13 = 130, तो E का मान कितना, 3, 3 बराबर कितना, 13 × 130, 10 × 30 आंसर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यदि 2 वर्ष में एक विक्रय मूल्य पर 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है, समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 वर्ष का जब इंटरेस्ट निकालना होता है तो आप ये चीज एकदम ध्यान में रखिए कि होता क्या है। बेसिकली पहला मान लीजिए x%, जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी है x%, तो 2 वर्ष का जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, तो x%, तो पहले वर्ष का ब्याज x, दूसरे वर्ष का ब्याज x
और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए मूलधन था, पहला वर्ष उसको 10% ब्याज मिला, 10 रुपया ब्याज मिला, तो दूसरा वर्ष जो है ये 110 मूलधन हो जाता है। तो 100 पर तो हमको 10% देना ही होता है दूसरे वर्ष में, और दूसरे वर्ष में ये जो परसेंटेज है इस पे भी 10% देना होता है। तो दूसरे वर्ष का क्या होता है कि पहला वर्ष का ब्याज x%, दूसरे वर्ष का ब्याज x%, और ये जो x ब्याज के रूप में मिला है इसका भी तो x% ब्याज होता है, तो ये हो जाता है x इंटू एक्स बाई 100। ठीक, अब यहां से क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि 2 वर्ष 10% के हिसाब से 2 वर्ष का, तो इसका इफेक्टिव जो आता है ये देखिए, पहले वर्ष का 10, दूसरे वर्ष का 10, अब ये 10 का 10% भी तो लगना है दूसरे वर्ष में, तो 10 का 10%, 10 गुने 10 बाई 100, ये 1। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल इफेक्टिव जो परसेंटेज आ गया 10% का, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 वर्ष का इफेक्टिव 21% आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप टॉपिक पढ़ें तो आपको ये चीजें याद रखनी होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 2 वर्ष में 5 प्लस 5 गुने 5 बाई 100 0.25, 10.25% का इफेक्टिव होता है। अगर 6% है तो 6 प्लस 6 12, 6 छक्का 36, 12.36%। 7% है तो 7 7 14 और 7 7 49, 14.49%। 8% का है तो 8 8 16 और 8 8 64, 16.64%। तो ये आपको एक टेबल याद करना होता है या समझना होता है। आप इसको समझ के रखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इजीली बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इसीलिए एक क्वेश्चन मैं हर सेट में डाल रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में लोग फंसते हैं। तो आप 5वां ये चीज समझिए कि एक विक्रय मूल्य पर 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपया है। ये CI आपका दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4%, टाइम क्या है 2 इयर्स। अगर तो 2 साल का टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा, 4 प्लस 4 चौके 16 बाई 100 .1, मतलब 8.16% का इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा 2 वर्ष का। तो अब हम कह सकते हैं कि 8.16% बराबर 1530, एकदम कह सकते हैं। तो 8.16% बराबर 1530। ठीक, तो निकालना क्या है, तो अब समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है मतलब हमको अमाउंट वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा। तो प्रिंसिपल 100%। ठीक, अब 2 शून्य इधर से 1530 है या 1536 है, 8 दूनी 16। ओके, काट के देखते हैं। 4 से एक बार काटिए, 4 से 25, 4 से 4 दूना 8, 4 चौके 16। अब एक बार 4 से और कटेगा, 4 से 25, 4 पचे 20, 51। अब 3 से काटते हैं, 3 से 17, 3 पचे 15, 51। चलिए 17 से कट गया, 17 दिया 51, 30। 25 25 से 625, 625 दिया 1875, 18,750 रुपया आया ये प्रिंसिपल। तो अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। समान दर 4% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज तो 8% ही होता है, ब्याज पे ब्याज तो लगता नहीं है। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है कि 18,750 का 8% निकालना है। ठीक, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 37, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 2 चौके 8, 3 चौके 1200, 75 चौके 300, 1500 आंसर। ये देखिए गुना मैंने कैसे किया कि 375 था, 4 से गुना करने था। तो आप एक तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30, 3 चौके 12, 3 15 ऐसे करके गुना करे। मैंने सिंपली मतलब कैलकुलेशन आपको हर हाल में फास्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 300 चौके 1200 होता है और 75 चौका 300 होता है, 12 3 1500। तो आपको जिस ढंग से इजी समझ में आया, आप ये देखें कि हर चीज में आपको टाइम बचाना है।
आपको कैलकुलेशन, छोटा से छोटा कैलकुलेशन में भी टाइम बचाना है। आगे बढ़िए, छठा नंबर क्वेश्चन। 18 संतरों को 151.20 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? 819 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? अब क्या बोल रहा है कि 18 संतरों को 151.20 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक संतरा का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 18 संतरा को 151.20 में बेचा, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इतना बटा 18। अब या तो आप अभी कैलकुलेशन करना शुरू करें, ना तो फाइनल कैलकुलेशन कर लें। तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। एक संतरा का विक्रय मूल्य 151.20 बटा 18, काट के जितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इतना में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, मतलब अगर क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य 80% ही है। 100 रुपया का चीज 80% में बेच रहा है, तो इससे क्रय मूल्य निकालना हो तो 20% की हानि हो रही है, मतलब 80% में बेच रहा है। तो हम कर सकते हैं बटा 80 इंटू 100। तो ये कर देंगे तो एक संतरा का ये क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये एक संतरा का सेलिंग प्राइस है, जो कि कॉस्ट प्राइस का 80% था। तो हम इससे 100% निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, 1 से 1, ठीक। अब 8 से काटते हैं, 8 का 8, 71, 8 64, 7, 72, 8 9 72, फिर 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 21, 21/2, 21/2। एक संतरा का क्रय मूल्य आपको कॉस्ट प्राइस जो है 21/2 रुपया आया है। तो बोल क्या रहा है कि 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 में कितने संतरे बेचने होंगे। अगर जो हम एक संतरा का विक्रय मूल्य 30% के लाभ में निकाल दें और 819 में उससे भागा दे दें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना संतरा है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए इसको 130% पर बेचना होगा, 0 से 0, ठीक। ये कितना हो गया? 21 गुने 13 बटा 2 गुने 10। मैं यहां इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर 819 में इससे भागा देना है आपको, तो वो बार बार कैलकुलेशन करके टाइम बढ़ा के फायदा नहीं है। तो ये क्या आ गया? एक 30% लाभ कमाने के लिए एक संतरा का ये सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया। अब एक संतरा को हम इतना रुपए में बेचेंगे तो 819 रुपए में हम कितना संतरा बेचेंगे? मतलब हम बोल रहे हैं कि एक संतरा को हम 2 रुपया में बेचते हैं तो हमको 10 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे? तो सीधा सीधा 10 में 2 से भागा दे देंगे। तो यही है, 819 रुपए में हम कितना संतरा बेचेंगे? तो इससे भागा दे देंगे, 21/13, और 2/10 जो नीचे आएगा ये ऊपर चला जाता है। ये सिंपल सा रूल आपको पता होगा। अब भागा दे के देखते हैं 13 से, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78, और 13 × 3 = 39, ठीक। 21 × 3 = 63, तो 3 दूना 6, 0, 60 संतरा आंसर। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। एक तार 18,634 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है जब इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। उसी तार को अब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया है जिसकी भुजा 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? एक तार जो है जब इसको वृत्त बनाया गया है तो ये जो है 18,634 वर्ग सेंटीमीटर, 18,634 वर्ग सेंटीमीटर, ये इतना एरिया है इसका वृत्त का। अब क्या किया है कि इसी तार को खोल के एक आयत बनाया गया है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में समझिए कि होता क्या है। होता क्या है कि एक आपने तार लिया, उसका एक सर्कल बनाया। अब इस तार को मान लीजिए ये ज्वाइंट था, आप यहां से हटा दिए और इसी तार को आप एक आयत बना रहे हैं। तो ये तार की लंबाई जो है
ये जो तार की लंबाई है दोनों कंडीशन में, या कि ये क्या चेंज हो जाएगी? सेम ही रहना है। मतलब जितना बड़ा तार ये वृत्त था, मतलब कि ये जो लंबाई तार की थी, ये लंबाई भी सेम रहेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ इसी चीज पे बनते हैं। इसका कंसेप्ट यही है कि आपको दोनों तार की लंबाई सेम करानी है। अब चूंकि ये एरिया दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि इस तार की लंबाई कितनी है। तो अब हमको दिया हुआ है कि ये 18,634 वर्ग सेंटीमीटर एरिया है। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 18,634। ठीक, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर निकाल लेंगे तो उससे इस तार की लंबाई पता लग जाएगी। तो 18,634, अब 11 से 11 दूना 22, 11 एका 176, 11 6 66, 10, हाँ 11 9 99 और 4 11 चौके 44। ठीक, 2 से फिर से 2 8 8, 2 चौके 8, मतलब 2 8 16, 2 चौके 8, 2 7 14। आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुने 847। अब इसको पार्ट कीजिए तो ये आ जाएगा 7 गुने 7 से एक लगा के देखिए तो 7 एकाएं 7, 7 दूना 14, 121, 121 मतलब ये 11 का स्क्वायर है। तो आर इससे कितना आ गया? 2 7 में से एक 7 ले लेंगे, 2 11 में से एक 11, तो 11 7 77। आपको इस वृत्त का त्रिज्या जो है 77 आ गया। अब इस वृत्त का त्रिज्या 77 आ गया तो इस तार की लंबाई आपको पता लग जाएगी, एकदम पता लगेगा। इसका परिधि, तार का लंबाई क्या है? इस वृत्त का परिधि है तो 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने 77, 7 से 11, 11 दूनी 22, 22 का स्क्वायर 484 सेंटीमीटर। इस तार की लंबाई कितनी है? 484 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको समझना ये है कि इस तार की लंबाई अगर 484 सेंटीमीटर है तो इस आयत की जो मतलब इस तार को जो आयत के रूप में मोड़े तो तार की लंबाई तो ना घटी ना बढ़ी। इसका जो आयत का परिमाप होगा ये भी 484 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि इस आयत की भुजा 5:6 के रेशियो में है। तो अगर आप इसको 5x और इसको 6x मान ले तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 6 5 11x बराबर हम कर सकते हैं 484 सेंटीमीटर। तो 11 दूना 22x बराबर 484, तो 22 से आप काट दीजिए तो x बराबर 22 सेंटीमीटर आ गया। x 22 सेंटीमीटर आ गया तो भुजा की लंबाई 22 गुना 5x मतलब 22 गुना 5 6x, 22 गुना 6। तो पूछ कह रहा है आयत की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई 5x, 5 गुने 22 110। आंसर। अब देखने में आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा पर आपको ये कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा ना, तो ये सब कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करेंगे ये क्वेश्चन 30 सेकंड में 20 सेकंड में आप बना सकते हैं। कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन में ध्यान देने का है। आप क्या कर सकते हैं कि रोज 15 से 20 मिनट सिर्फ कैलकुलेशन पे टाइम दे। खुद से 20-25 एडिशन ले लिया, 20-25 सब्सट्रैक्शन ले लिया, 20-25 वो मल्टीप्लाई करने का ले लिया, डिवीजन ले लिया और खुद से बनाइए। 10-15 मिनट रोज आप अपने पढ़ाई पे दीजिए, ये आपका बहुत फायदेमंद होगा। जब मेरा कैलकुलेशन स्लो था तो मैंने इसी ढंग से अपना कैलकुलेशन फास्ट किया है। आगे बढ़िए। एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या है? अब पहले इस टाइप के नाव की गति में समझिए, ये बहुत बेसिक चीज है कि एक होता है धारा के साथ। मान लीजिए धारा इधर है और आपका नाव जो है वो भी इधर जा रहा है, तो होता क्या है, इसको धारा के अनुकूल बोलते हैं। तो धारा की गति अगर 20 किलोमीटर है और नाव की गति 80 किलोमीटर है, तो जब दोनों एक साइड में बहते हैं तो इसका नाव का गति 100 किलोमीटर हो जाता है। और जब धारा की गति इधर है और नाव की गति इधर है तो होता क्या है कि इसका 80 - 20 धारा की गति घट जाती है।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको नाव का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस ढंग से आपका ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका यूज होता है। तो अब समझिए, कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मान लीजिए कि नाव की गति x किलोमीटर पर आवर है, ये शांत जल में, और धारा की गति आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव की गति x-5, ठीक, और प्लस 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल, मतलब कि इसका गति जुट जाएगा। और ये टाइम कितना ले रहा है, 52 मिनट। तो चूंकि किलोमीटर में है, घंटा में है, तो इसको भी आपको सबको एक यूनिट में लाने के लिए आपको उसको भी घंटा में चेंज कीजिएगा। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, x का मान आपको निकल जाएगा, मतलब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो अब इसका क्या है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा। ये कितना होएगा, 10x प्लस 50 प्लस 11x माइनस 55 बराबर, इधर 13 चौके 52, 15 चौके 60। ठीक, ये कितना हुआ, 11 10 21x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 13/15। अब देखिए 13x स्क्वायर 3 गुना होगा, माइनस 25 गुना 13 250, अच्छा 25 गुना 13 250 और 325 बराबर 21 गुना 15 315 x माइनस 15 बचे 75। ठीक, तो ये कितना हो गया, 13x स्क्वायर माइनस 315x, 75 इधर आके ऐड होगा तो माइनस 250 बराबर 0। ठीक, अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का आप सिंपल सा तरीका लगाएं। ये क्या आ रहा है, 250 गुने 13 आपको लाना है, मतलब 2500 और 3250 आपको लाना है। ठीक, तो इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 325 गुने 10, हाँ 325 गुने 10, अगर जो आप सीधा सीधा कर देते हैं 315, तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 325x प्लस 10x माइनस 250। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में आपको इसको दो पार्ट में तोड़ना होता है, और इस दो पार्ट का जो गुणनफल होगा और इस दोनों पार्ट के गुणनफल के बराबर होता है, ये तोड़ना होता है। ठीक, तो 13x कॉमन लीजिए, x माइनस 25 प्लस 10 कॉमन लीजिए, x माइनस 25, तो यहां से x माइनस 25 कॉमन आएगा, x बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की गति, तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति कितनी है, धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति 25 प्लस 5 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये बेसिक से सॉल्व करने का तरीका हुआ, पर इस टाइप के क्वेश्चन इस ढंग से लेंदी हो जाते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑप्शन से बारी बारी आप यहां रख के मान देख ले, वो थोड़ा इजी होता है, तो आप उस ढंग से ट्राई कीजिए जो समझ में आए। बेसिक आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि हर बार ऑप्शन से चीजें नहीं मिल पाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बनेगा कैसे। पर अगर टाइम का कमी है तो आप ऑप्शन से बारी बारी चेक करके देख सकते हैं, उस ढंग से थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।